प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की आलोचना। अर्थात पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था कि वास्तव में ब्रिटिश संसद का जो दूसरा सदन है, द्वितीय सदन, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन सदन है, सबसे दुर्बल सदन है। अब जब ये सबसे शक्तिहीन सदन है, दुर्बल सदन है, तो इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की आलोचना की चर्चा करेंगे। आलोचना से संबंधित भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भाई एक प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से थे इसके ऊपर प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ध्यान दें, ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा द्वितीय सदन आलोचना। भाई, ब्रिटेन में जो संसद है, इसके संगठन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। पहली बात तो ये नोट कीजिएगा, कौन से सिद्धांत को? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। क्या मतलब है इसका? इसका तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन में व्यवस्थापिका में दो सदन हैं। जब हम व्यवस्थापिका के संगठन का अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः दो सिद्धांत होते हैं। क्या? या तो एक सदनीय व्यवस्थापिका होगी या द्विसदनीय व्यवस्थापिका होगी। जैसे चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, उसकी संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। जबकि ब्रिटेन में, भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जापान में, दुनिया के ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में जो व्यवस्थापिकाएँ हैं वो द्विसदनीय हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में दो सदन है। प्रथम सदन लोक सदन है और द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है। प्रथम सदन जो लोक सदन है इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और द्वितीय सदन जिसका कि नाम लॉर्ड सभा है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है इसकी आलोचना की बात करेंगे। ध्यान दें भाई, चूंकि ब्रिटेन में ये सत्य है कि एंग्लो सैक्सन काल में निरंकुश राजतंत्र था, धीरे धीरे वहाँ पर जो है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया है। अर्थात आज वहाँ वास्तव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो राजा है वह नाम मात्र का प्रधान है। इसके बाद में वर्तमान समय में, ध्यान दिया, वर्तमान समय में क्या है कि ब्रिटेन में प्रजातंत्र व समाजवाद के विकास ने उन भावनाओं को पैदा किया जिनके आधार पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है। और इस आलोचना के लिए विद्वानों ने कुछ तर्क दिए हैं। इन तर्कों के आधार पर लॉर्ड सभा की कमियां बताई गई हैं या इसकी आलोचना की गई है, जिसमें मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 5 बातें ली हैं। ध्यान दें, यहाँ मैंने नोट किया है लॉर्ड सभा है, मतलब ब्रिटिश संसद का ये क्या है? द्वितीय सदन है। कौन सा सदन है? द्वितीय सदन है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसकी आलोचना करेंगे हम 5 तर्कों के आधार पर, 5 बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या कि इसकी जो आलोचना की जाती है लॉर्ड सभा की रचना के आधार पर की जाती है। लॉर्ड सभा की रचना अर्थात लॉर्ड सभा का संगठन और इसका जो ऐतिहासिक तथ्य है इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो अपलोड करूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी रचना मतलब लॉर्ड सभा की रचना, लॉर्ड सभा की कार्यप्रणाली, लॉर्ड सभा के उद्देश्य एवं कार्य, लॉर्ड सभा की दायित्वहीनता व लॉर्ड सभा एक अनावश्यक सदन है, इन 5 तर्कों के आधार पर हम इसकी आलोचना करेंगे। आप इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। मेरा पूर्ण प्रयास है कि मैं राजनीति विज्ञान को मेरे प्यारे विद्यार्थियों के इस रूप में समझाऊंगा कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, मैं अपने 25 वर्ष की
अनुभव के आधार पर आपको इस रूप में समझाऊंगा कि आपको वास्तविक रूप में राजनीतिक विज्ञान को समझने में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं केवल एक टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ, नहीं, मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। और ये सारी बातें आपको उपलब्ध होने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनावश्यक रूप में यहाँ मैं ये कहूँगा कि खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है कि विद्यार्थी 30-30, 35-35 हज़ार रुपये का जो है सिलेबस, जो कोर्स होता है वो खरीद लेते हैं। भाई मेरा ये लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि मैं राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा और मैं निःशुल्क सेवा में रहूँगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहली आलोचना लेते हैं। देखो ये बात तो क्लियर होगी कि वर्तमान समय में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो गया है। तो फिर मैंने यहाँ नोट किया कि प्रजातंत्र व समाजवाद के विकास ने उन भावनाओं को जन्म दिया है जिनके आधार पर लॉर्ड सभा की आलोचना की जाती है। और इस आलोचना के लिए 5 तर्कों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 तर्क दिए जाते हैं जिसके आधार पर लॉर्ड सभा में कमियां बतलाई जाती हैं। जिसमें पहला जो तर्क दिया गया है वह है रचना की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक सदन। मतलब आलोचकों का कहना है कि भाई जो लॉर्ड सभा है ना, उस लॉर्ड सभा की जो रचना है वो रचना लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि अलोकतांत्रिक है। यस, इसलिए पहला तर्क क्या दिया गया है कि रचना की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक सदन। ध्यान दें भाई, ये रचना की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में 1000 के लगभग है। कितनी? 1000 के लगभग है। अब इन 1000 में से भाई 90% सदस्य 90% सदस्य वंशानुगत आधार पर भर्ती किए जाते हैं। अर्थात यहां मैंने नोट भी किया कि 90% सदस्य आनुवांशिक होते हैं। 90% सदस्य, तो ये लोकतांत्रिक कहाँ हुआ? ये तो अलोकतांत्रिक हो गया। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं 1000, इनमें से लगभग 900 सदस्य ऐसे हैं जो आनुवांशिक आधार पर भर्ती किए जाते हैं। यस, तो जब आनुवांशिक आधार पर भर्ती किए जा रहे हैं तो भाई ये लोकतांत्रिक कहाँ हुआ? ये तो अलोकतांत्रिक हो गया। अगली बात, वास्तविक रूप में यहाँ जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं ये तय है कि जब आनुवांशिक आधार पर भर्ती किए जाते हैं तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि श्रमिक वर्ग के सदस्य आएंगे ही आएंगे। नहीं, इसमें ज़्यादातर सामंत, संपत्तिशाली वर्ग के लोग ही जो है भर्ती किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वंशानुगतता है और एक संपत्तिशाली व्यक्ति है, लॉर्ड सभा का सदस्य है, तो उसका बेटा फिर इसका सदस्य बन जाएगा। तो वास्तविक रूप में क्या होगा? ये एक प्रकार से वंशवाद हो गया। और जहाँ पर भाई किसी भी सदन की रचना में आनुवांशिक या वंशवाद को अपनाया जाता है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इसलिए ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा, वह रचना की दृष्टि से क्या है? अलोकतांत्रिक है। क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से किसी सदन की रचना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, तो इसमें तो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 90% सदस्य आनुवांशिक हैं, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एक अलोकतांत्रिक साधन है। इसके बारे में एक विद्वान ने बड़ा अच्छा लिखा है, सिडनी व बैट्रिस वेब। नोट कीजिएगा, ये वाक्यांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये है, ये मीन्स लॉर्ड सभा, ये है समस्त निर्मित प्रतिनिधि संस्थाओं में सबसे बुरी है। ध्यान दें, कितनी अच्छी बात कही है। ये है मतलब लॉर्ड सभा समस्त निर्मित प्रतिनिधि संस्थाओं में सबसे बुरी है। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जैसे भारत में देखेंगे हम लोकसभा है, राज्यसभा है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है, सीनेट है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में जो
प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनमें सबसे बुरी यदि है तो वो कौन है? लॉर्ड सभा। क्यों? क्योंकि 90% सदस्य आनुवांशिक होते हैं, तो निश्चितता से कहा जा सकता है कि जो लॉर्ड सभा है वह क्या है? एक अप्रजातांत्रिक सदन है। इसे प्रजातांत्रिक सदन नहीं कहा जा सकता है। यस, मुझे पूरा विश्वास है प्रथम तर्क समझ में आ गया होगा। नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप नोट कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में इसकी जो आलोचना की जा रही है उसका दूसरा तर्क है। दूसरा तर्क क्या? कार्य प्रणाली की दृष्टि से, कार्य प्रणाली की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक सदन। मतलब यहाँ केवल रचना ही नहीं बल्कि भाई लॉर्ड सभा में जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली की दृष्टि से भी इसको अप्रजातांत्रिक या अलोकतांत्रिक सदन कहा जाता है। क्यों? आप देखें, इसमें मैंने यहाँ नोट किया है कि लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? लगभग 1000। अब इस 1000 में क्या होता है कि वास्तव में लॉर्ड सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए, देखो समझेंगे, लॉर्ड सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए जो गणपूर्ति चाहिए वो केवल 3 सदस्य हैं। मतलब लॉर्ड सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए यदि 1000 सदस्यों में से केवल 3 सदस्य भी उपस्थित हो जाते हैं तो लॉर्ड सभा की कार्यवाही हो जाती है। ठीक है, कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। तो आप स्वयं देखिएगा कि 1000 सदस्य संख्या में केवल 3 सदस्य लॉर्ड सभा में उपस्थित हैं तो फिर वहां पर जो है कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं, अलोकतांत्रिक। केवल 3 सदस्य 1000 में से उपस्थित हो जाए तो कार्यवाही का संचालन हो जाता है। यस, आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक अप्रजातांत्रिक है। किस दृष्टि से? कार्य प्रणाली की दृष्टि से। अगली बात भाई, लॉर्ड सभा में किसी भी विधेयक पर यदि मतदान होता है, क्योंकि देखो जब लोक सदन किसी विधेयक को पारित कर देते तो उसके बाद में जो है दूसरे सदन भेजा जाएगा, लॉर्ड सभा के पास में भेजा जाएगा। अब लॉर्ड सभा में किसी विधेयक पर यदि मतदान होता है तो उस मतदान में केवल 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, बस केवल 30। अब आप स्वयं देखिएगा कि 1000 में से 30 सदस्य उपस्थित हों, बस विधेयक पर मतदान हो जाएगा। क्या ये लोकतांत्रिक है? भाई कम से कम लोकतांत्रिक में सामान्य बहुमत तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ सामान्य बहुमत की कोई बात ही नहीं। केवल 1000 में से 30 सदस्य उपस्थित हों, विधेयक पर मतदान हो जाएगा। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नो, ये अलोकतांत्रिक है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा की कार्य प्रणाली है उसमें कार्यवाही के संचालन के लिए केवल 3 सदस्य उपस्थित हों, 3 सदस्य गणपूर्ति चाहिए और विधेयक पर यदि मतदान कराया जाता है तो 30 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। कम से कम लोकतांत्रिक प्रणाली में ये तो है कि सामान्य बहुमत तो होना चाहिए, तो यहाँ पर सामान्य बहुमत की कोई बात नहीं है। अगली बात, वास्तविक रूप में जो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है, लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे लॉर्ड सभा के सदस्यों पर किसी भी रूप में अनुशासन से संबंधित कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। अच्छा, इसके बाद में लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं जब सदन में भाषण देते हैं तो वहां वो अध्यक्ष को संबोधित नहीं करते हैं। नहीं, वो तो केवल जब संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं माई लॉर्ड्स। क्या कहते हैं? माई लॉर्ड्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वास्तविक रूप में यहाँ लॉर्ड सभा की जो कार्य प्रणाली है वह अलोकतांत्रिक है या अप्रजातांत्रिक है। यह बात आप ठीक से समझ लेंगे। ठीक है भाई, माई लॉर्ड्स। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, माय लॉर्ड्स कह करके संबोधित करते हैं लॉर्ड सभा के सदस्य। ठीक है, मतलब यहाँ अध्यक्ष को संबोधित नहीं किया जा रहा है, ध्यान देंगे। और अध्यक्ष, लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वह कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता सदस्य के ऊपर, क्योंकि इसको ये अधिकार नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक तत्व नहीं है, वास्तव में ये अलोकतांत्रिक तत्व है। अतः लोकसभा की कार्य प्रणाली की दृष्टि से भी आलोचना की जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, कार्य प्रणाली की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक सदन। यस। इसके बाद में इसका तीसरा तर्क देखें, उद्देश्य एवं कार्यों की दृष्टि से अप्रजातांत्रिक सदन, पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर सदन। ठीक है भाई, मतलब यहाँ लोकसभा के जो उद्देश्य हैं, इसके जो कार्य हैं, इनकी दृष्टि से भी आलोचकों ने कहा है कि लोकसभा एक अलोकतांत्रिक अप्रजातांत्रिक साधन है। इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ दो बिंदु तैयार किए हैं जिससे कि इस बिंदु को आसानी से समझ सके। ए क्या है, संपत्तिशाली वर्ग की रक्षक है ये, और बी मैंने बनाया अनुदार दल का समर्थक साधन है। अर्थात वास्तविक रूप में जो लोकसभा है ना भाई, ये आनुवंशिक आधार पर भर्ती किए जाते हैं, वंशानुगतता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये प्रगतिशील कानूनों के जो है विरोधी होंगी। ये वास्तविक रूप में जो संपत्तिशाली होते हैं उनके हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे। कैसे? ए, संपत्तिशाली वर्ग की रक्षक, अर्थात वास्तविक रूप में जो लोकसभा है, जब लोक सदन से कोई विधेयक पारित हो जाता है और लोकसभा में आता है तो सबसे पहले लोकसभा ये देखती है कि इसमें संपत्तिशाली वर्ग के हितों की उपेक्षा तो नहीं की गई है, कहीं संपत्तिशालियों का जो हित है उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो फिर ये अकारण ही उस सदन को पारित नहीं होने देंगे। मतलब कम से कम यदि साधारण विधेयक है तो 1 वर्ष तक का विलंब तो कर सकते हैं, रोक सकते हैं 1 वर्ष तक। वो एक अलग बात है कि केवल विधेयक को रोक सकते हैं, बाकी से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। और वित्त विधेयक है तो 1 माह तक का विलंब किया जा सकता है। और इसमें ये लोग केवल यही देखते हैं कि भाई जो संपत्तिशाली वर्ग है उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ मैंने 2 वाक्यांश लिखे। कार्टर कह रहे हैं कि लोकसभा संपत्ति और विशेषाधिकारों का केवल प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये स्वयं संपत्ति व विशेषाधिकारों का मूर्तिमान रूप है। मतलब ये वास्तविक रूप में केवल संपत्ति और मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, या जो हम ये कहेंगे कि विशेषकर जो संपत्तिशाली हैं, सामंत हैं, उनकी संपत्ति और विशेषाधिकारों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये स्वयं संपत्ति व विशेषाधिकार का मूर्ति रूप है, मूर्तिमान रूप है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना भाई, ज़्यादातर वो संपत्तिशाली होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर संपत्तिशाली होते हैं, इसलिए ये अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार का ही विशेषाधिकारी का ही मूर्तिमान रूप होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, लोकसभा संपत्ति और विशेषाधिकारों का केवल प्रतिनिधित्व नहीं करती, मतलब केवल संपत्तिशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती है, बल्कि इसके साथ में ये स्वयं संपत्ति विशेषाधिकारों का मूर्तिमान रूप है। यस। आप मुझे बताइए कि जो सामंत हैं जो संपत्तिशाली उच्च कुल के लोग हैं, लोकसभा के सदस्य तो केवल उनके हितों को ध्यान में रखते हैं बस, तो क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं, ये अलोकतांत्रिक है। इसके बाद में दूसरी जो वाक्यांश दिए किसने दिए, सिडनी व बैट्रिस वेब क्या कह रहे हैं, लोकसभा के निर्णय उसकी रचना को या रचना के कारण दूषित होते हैं। ध्यान दें, क्या कह रहे हैं बैट्रिस वेब कि लोकसभा के निर्णय उसकी रचना के कारण दूषित होते हैं। मतलब लोकसभा के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो इसलिए दूषित होते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उसमें संपत्तिशाली वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वास्तविक रूप में जो भर्ती किए जाते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, वंश परंपरा के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होते हैं, प्रगतिशील कानूनों का जो है विरोध करते हैं। तो इसकी रचना के कारण, इसकी लोकसभा की रचना के कारण ही इसके जो निर्णय होते हैं ना दूषित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ज़्यादातर सदस्य क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, और ये जो है प्रगतिशील कानूनों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो विशेष ध्यान होता है वो केवल अपने हितों की सुरक्षा की तरफ होता है, और इनके हितों मतलब जो संपत्तिशाली हैं, जो सामंत हैं, इनके हितों को कहीं भी आंच आती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा भाई साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक तो रोक ही सकती है। इसलिए इसके जो निर्णय है ना उसकी रचना के कारण दूषित होते हैं। इसका जो संगठन है वह है इस प्रकार का। अब मैं इसकी रचना, संगठन है, इसके पदाधिकारी, इन सब के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, ध्यान दे बेटो। इसके बाद में बी है इसका मतलब तीसरे जो उद्देश्य कार्य दृष्टि से ये अप्रजातांत्रिक सदन है। इसमें पहला हो गया ए, संपत्तिशाली वर्ग की ये रक्षक है। यस, बिल्कुल सही है ये। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर संपत्तिशाली वर्ग के सदस्य ही होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बी है अनुदार दल का समर्थक सदन। भाई
लोकसभा वास्तविक रूप में अनुदार दल का समर्थक होता है। क्यों? क्योंकि अनुदार दल विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन ना हो, ये स्थायित्व का समर्थक है जो अनुदार दल है। और लोकसभा यही चाहती है कि सामान्य संपत्तिशाली वर्ग के हितों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, है। इसलिए लोकसभा क्या है? अनुदार दल का समर्थक साधन है। अब ध्यान दें, यहाँ जेनिंग्स कह रहे हैं कि अनुदार दल का सुरक्षात्मक गढ़ कहा है इसको। किसको? लोकसभा के एग्जाम पूछ ले जाता है। अनुदार दल का सुरक्षात्मक गढ़ कहा है जेनिंग्स ने। किसको कहा है? लोकसभा को। फिर से बोल रहा हूँ, जेनिंग्स ने अनुदार दल का सुरक्षात्मक गढ़ कहा है। किसको कहा है? लोकसभा को। आप नोट करेंगे, जेनिंग्स ने लोकसभा को अनुदार दल का सुरक्षात्मक गढ़ कहा है, अर्थात ये वास्तविक रूप में अनुदार दल की जो है सुरक्षा करता है। और प्रगतिशील जो कानून होते हैं उनका अक्सर ये विरोध करते हैं। दूसरी जो वाक्यांश है वो मैरियट कह रहे हैं। मैरियट क्या कह रहे हैं कि जब अनुदार दल की सरकार हो तब लोकसभा, ध्यान देंगे अब, मतलब जब वहाँ अनुदार दल की सरकार होती है ना, भाई दो दल हैं विशेषकर द्विदलीय व्यवस्था, अनुदार दल और श्रमिक दल, मजदूर दल है। बाकी दल तो और भी बहुत है, लेकिन राजनीति में प्रतियोगी दल केवल ब्रिटेन में दो ही है। इसलिए ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम है, वो द्विदलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था है, जिसमें एक अनुदार दल होगा, दूसरा जो है मजदूर दल होगा, श्रमिक दल होगा। अच्छा, अब इसमें आप ध्यान देंगे, मेरिट कह रहे जब अनुदार दल की सरकार हो, मतलब जब अनुदार दल की सरकार होती है ना, तब लोकसभा का व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में बता रहे हैं। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझे, जब अनुदार दल की सरकार होती है तब लोकसभा का आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, समझे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरिट कह रही जब अनुदार दल की सरकार हो तब लोकसभा गूंगे कुत्ते की तरह, किसकी तरह? गूंगे कुत्ते की तरह। और जब अनुदार दल की सरकार नहीं होती है, अन्य अवसरों पर ये खूंखार भेड़िए की तरह आचरण करती है। यस, समझे इसका मतलब? जब अनुदार दल की सरकार होती है ना, तब तो लोकसभा क्या करती है? गूंगे कुत्ते की तरह आचरण करती है, गूंगे कुत्ते की तरह। और अन्य अवसरों पर लोकसभा खूंखार भेड़िए की तरह आचरण करती है। किसने कही ये बात? मैरियट ने कही। नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यस, नोट कीजिएगा, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ओके। 5वां तर्क है सदस्यों की दायित्वहीनता। अब ध्यान दें, यहाँ सदस्यों की दायित्वहीनता मतलब जो ये लोकसभा है, इसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य क्या है? दायित्वहीन होते हैं। कैसे? आप स्वयं देखिए, इधर आइए एक मिनट, देखें आप भाई, कार्यवाही के संचालन के लिए केवल 3 सदस्य चाहिए, गणपूर्ति केवल 3 है, मतलब लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए केवल 3 सदस्य चाहिए बस। गणपूर्ति केवल 3 है, 3 सदस्य उपस्थित हो गए तो लोकसभा की कार्यवाही संचालित की जाएगी। अब बाकी सदस्य क्या हो जाएंगे? कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा उपस्थित क्यों होंगे? और यदि विधेयक पर मतदान की बात आती है तो केवल 30 सदस्य उपस्थित हो जाओ, तो 1000 में 30 सदस्य उपस्थित हो गए, 970 की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये क्या होंगे भाई? इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनेगी। फिर ये लोकसभा में आएंगी क्यों? यहाँ तक देखा गया है कि ब्रिटेन के अंतर्गत लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको राजा तो जानता तक भी नहीं है, जानता तक भी नहीं है, ये सच्चाई है। और यहाँ तक कि ये पाया गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भी ज़्यादातर सदस्यों से परिचित ही नहीं हो पाता है। भाई क्या है ये? जब उपस्थित होना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, केवल 3 सदस्य और 30 सदस्य, मतलब कार्यवाही के संचालन 3 सदस्य हो, कार्यवाही के संचालन के लिए केवल 3 सदस्य उपस्थित हो जाएं बस। और विधेयक पर मतदान करना 30 सदस्य उपस्थित हो जाएं, तो फिर बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। इसलिए लोकसभा के सदस्य क्या हो जाते हैं? दायित्वहीन हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनको लोकसभा में उपस्थित होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ध्यान दें। अच्छा, अब आप स्वयं देखिएगा कि लोकसभा की सदस्य संख्या 1000 है, जिसमें से लगभग 900 सदस्य अनुपस्थित ही रहते हैं, उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो उनका आप मुझे बताइए क्या दायित्व हुआ? उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए तो कहा जाता है कि लोकसभा तो एक अनावश्यक सदन है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन नहीं भाई,
ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि द्वितीय सदन एक प्रकार से चाय को ठंडी करने के लिए प्लेट की भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम सदन में, लोक सदन में हो सकता है ज़्यादातर युवा लोग होते हैं, तो जल्दबाजी में कानून बना लिया, तो उस जल्दबाजी में जो कानून बनाए गए ना, मतलब कानून रूपी गर्मी को लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में ठंडा किया जाता है। इसलिए द्वितीय सदन होना बेहद जरूरी। चाहे कोई बात नहीं, लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन, इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है। लॉर्ड सभा केवल एक विलंबकारी सदन है, लेकिन फिर भी लोक सदन के द्वारा जो उबलती हुई चाय तैयार की जाती है, जल्दबाजी में जो विधेयक पारित कर दिया जाता है, कम से कम उसको दूसरे सदन में लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में ठंडा कर दिया जाता है। समय मिल जाता है, 1 वर्ष का समय बहुत होता है। 1 वर्ष तक जो है विधेयक को रोक के रखा जा सकता है। इससे के अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत जनता को परिचय करा दिया जाता है। जनता परिचित हो जाती है तो जनता स्वयं इसका विरोध कर देगी। फिर अगर गलत कानून बनाया गया है तो लोक सदन ने जो है गलत कानून को विधेयक के रूप में पारित कर दिया है तो लोक सभा उसको 1 वर्ष तक रोक सकती है। अगर साधारण विधेयक है तो, और वित्त विधेयक है तो 1 माह तक रोका जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इतने समय में जनता परिचित हो जाती है, और क्या चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ब्रिटेन में द्वितीय सदन को समाप्ति कर दिया जाए, इसकी कोई सार्थकता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द्वितीय सदन की सार्थकता है और रहेगी। अब ये बात क्लियर होगी, सदस्य दायित्वहीनता मतलब 1000 में से 900 सदस्य अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। बाकी मैंने सारी बात इस बिंदु की आपको समझा दी है। अच्छा, 5वां तर्क क्या दिया जा रहा है? यस, लॉर्ड सभा एक अनावश्यक द्वितीय सदन है, जैसा मैंने इस बिंदु में स्पष्ट भी कर दिया है। लॉर्ड सभा एक अनावश्यक द्वितीय सदन है। क्यों है अनावश्यक? भाई सीधी सी बात है कि प्रथम सदन ने, मतलब लोक सदन ने किसी विधेयक को पारित कर दिया, उसके बाद में लॉर्ड सभा के पास तो भेजा ही जाएगा। अब लॉर्ड सभा के पास भेज दिया तो लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है, बस, बाकी रद्द नहीं कर सकती है। 1 वर्ष के बाद में फिर पारित ही समझा जाएगा विधेयक। और वित्त विधेयक है तो 1 माह तक का विलंब किया जा सकता है, बाकी उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। यस, तो इस आधार पर कहा जाता है कि लॉर्ड सभा तो एक अनावश्यक सदन, इसकी आवश्यकता कहाँ है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। और इसमें ये अनावश्यक सदन क्यों है, इसके लिए मैंने आपके लिए 3 बिंदु तैयार किए हैं। यस मेरे प्राण प्यारे विद्यार्थी, समझे ये अनावश्यक क्यों है। आलोचक इसको अनावश्यक करें, भाई लॉर्ड सभा तो एक अनावश्यक सदन है, तो अनावश्यक क्यों है। नंबर 1, ए, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक नहीं लगा सकता। मतलब वास्तविक रूप में द्वितीय सदन की स्थापना इसलिए की जाती है कि भाई प्रथम सदन यदि निरंकुश आचरण करता है तो उसकी निरंकुशता पर रोक लगाई जाए। लेकिन ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा है प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक नहीं लगा सकता। प्रथम सदन मतलब लोक सदन, ब्रिटेन में प्रथम सदन लोक सदन है। तो लोक सदन के द्वारा यदि किसी भी रूप में कोई गलत विधेयक पारित कर दिया जाता है तो लॉर्ड सभा क्या बिगाड़ सकती है। साधारण विधेयक है तो 1 वर्ष तक रोक सकती है, बस विलंब ही तो कर सकती है। और वित्त विधेयक है तो 1 माह तक रोक सकती है, बाकी उनको रद्द नहीं कर सकती। इसलिए लोक सदन की निरंकुशता, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक लगा ही नहीं सकती है लॉर्ड सभा। इसलिए आलोचकों का कहना है कि लॉर्ड सभा तो अनावश्यक है, क्योंकि इसकी स्थापना तो इसलिए की गई है कि भाई लोक सदन जो है निरंकुश नहीं बने, हैं उसकी निरंकुशता पर रोक हो। लेकिन लॉर्ड सभा उसकी निरंकुशता पर रोक लगा ही नहीं सकती, केवल विलंब कर सकती है। बस साधारण विधेयक 1 वर्ष तक रोक सकती है, वित्त विधेयक 1 माह तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा लॉर्ड सभा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए आलोचकों का कहना है कि लॉर्ड सभा एक अनावश्यक सदन है। दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं 5वें बिंदु में, प्रगतिशील कानून के पारित होने में देर लगाई है। ध्यान दें, प्रगतिशील कानूनों के पारित होने में देर लगाई है। भाई अगर प्रथम सदन लोक सदन कोई प्रगतिशील विधेयक लेकर के आती है और लोक सदन उसको पारित कर दिया प्रगतिशील विधेयक को, तो अक्सर देखा गया है कि लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं वो संपत्तिशाली वर्ग से होते हैं, उच्च कुल से होते हैं। तो वो विशेषकर चूंकि वैसे भी वो अनुदार दल के समर्थक होते हैं तो परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। इस आधार पर लॉर्ड सभा प्रगतिशील कानूनों को पारित होने में अनावश्यक रूप में विलंब करती है। हाँ ये बात सत्य है कि एक साधारण विधेयक 1 वर्ष तक रोक सकती है, बस इसके बाद में वो जो है रद्द तो करेगी ही नहीं, वापस प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। वित्त विधेयक है तो 1 माह तक रोक सकती है, बाकी रद्द नहीं कर सकती है। परंतु फिर भी कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि भाई साधारण विधेयक 1 वर्ष का विलंब तो किया जा रहा है ना, वित्त विधेयक को 1 माह तक तो रोक के रख रही है। तो इस आधार पर आलोचकों का कहना है कि लॉर्ड सभा प्रगतिशील कानूनों के पारित होने में अनावश्यक रूप में देर लगाती है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो फिर ये लॉर्ड सभा एक प्रकार से अनावश्यक ही है। तीसरा तर्क दिया गया है इसमें 5वें बिंदु में, विधेयकों को दोहराने का कार्य करती है। मतलब विद्वानों का कहना है यहाँ
जो लॉर्ड सभा की समर्थक हैं कि भाई जो लॉर्ड सभा है वह विधेयकों को दोहराने का कार्य करती है। ये बात सत्य है कि कोई विधेयक लोक सदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके बाद वो लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है, लेकिन यहाँ जब विधेयक को दोहराने की बात आती है कि भाई लॉर्ड सभा के पास विधेयक को भेज दिया जाएगा, तो दोहराने की बात आती है तो आलोचकों का कहना है कि फिर लॉर्ड सभा की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा लेकिन यह कार्य कानून के विशेषज्ञों की समिति से भी लिया जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि लॉर्ड सभा का कार्य केवल इतना ही है कि कानूनों को दोहराना मात्र है, और है भी ये बात। साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक ही तो सकती है, विलंबित तो कर सकती है, रद्द तो नहीं कर सकती ना। और विविध विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है, बस रद्द नहीं कर सकती है। तो वास्तव में विधेयक को दोहराना है बस। भाई लोक सदन ने पारित कर दिया किसी विधेयक को, साधारण विधेयक, मैं आपको समझा रहा हूँ, साधारण विधेयक को लोक सदन ने, प्रथम सदन ने पारित कर दिया मान लो। इसके बाद में कहाँ भेजा जाएगा? लॉर्ड सभा में। अब लॉर्ड सभा क्या करेगी? क्या उसमें संशोधन कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती है। हाँ, 1 वर्ष तक उसको रोक के रख सकती है बस, बाकी उसको रद्द नहीं कर सकती। और ना ही जो वित्त विधेयक है उसको भी रद्द नहीं कर सकती है। हाँ, केवल 1 माह तक उसको रोक के रख सकती है। तो वास्तविक रूप में यहाँ ये कहा जाता है कि भाई लॉर्ड सभा तो वास्तव में देखा जाए तो विधेयकों को केवल दोहरा रही है, दोहराना ही है बस, उसमें कुछ संशोधन कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती, केवल विलंब कर सकती है। तो यहाँ आलोचकों का कहना है कि जब लॉर्ड सभा का कार्य विधेयकों को दोहराना मात्र है, तो फिर यह काम तो कानून के विशेषज्ञों की समिति से भी लिया जा सकता है, लॉर्ड सभा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हैं? इन तर्कों के आधार पर लॉर्ड सभा की जो है आलोचना की जाती है। परंतु अंत में फिर कह रहा हूँ यहाँ कि नहीं भाई, लॉर्ड सभा की आवश्यकता है। लॉर्ड सभा एक अनावश्यक सदन नहीं है। ये बात सत्य है कि संसार का सबसे शक्तिहीन सदन है, और लॉर्ड सभा एक गौण सदन है, द्वितीय सदन ही नहीं है बल्कि एक गौण सदन है, संसार का सबसे शक्तिहीन सदन है। मगर इतना होते हुए भी ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है, अर्थात ब्रिटिश संसद का जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा, भाई वह लोक सदन, क्या कह रहा हूँ, लोक सदन में जो उबलती हुई चाय है, मतलब वहाँ जल्दबाजी में यदि कोई कानून, कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस लोक सदन में जो गर्मा गर्म चाय है, जो चाय उबल रही है, उस उबलती हुई चाय को लॉर्ड सभा ठंडी करती है। तो लॉर्ड सभा उबलती हुई चाय को ठंडा करने की भूमिका निभाती है। अर्थात वास्तव में जल्दबाजी में यदि लोक सदन कोई विधेयक पारित कर देती है तो भाई साधारण विधेयक है तो उसको 1 वर्ष तक ठंडा किया जा रहा है ना, 1 वर्ष तक रोक के रख रही है, तो तब तक जनता परिचित हो जाती है। और वित्त विधेयक है तो 1 माह तक रोक सकती है लॉर्ड सभा, तो तब तक जनता परिचित हो जाती है। तो उस उबलती हुई चाय को, है ना, जो जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उसको जो है ठंडा कहाँ कर दिया जाता है? लॉर्ड सभा में। और लॉर्ड सभा रूपी प्लेट नहीं होगी, मतलब लोक सदन रूपी उबलती हुई चाय जो कि कप में है, उस कप में जो चाय है उसको ठंडा करने के लिए प्लेट चाहिए, तो लॉर्ड सभा एक प्लेट की भूमिका निभाती है। और जब लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर उस चाय को कहाँ ठंडा किया जाएगा? जैसे विधेयक पारित होगा लोक सदन से सीधा जनता के ऊपर लागू होगा। अब जनता इसमें क्या कर पाएगी? बाद में आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकलते रहेंगी। और यदि लॉर्ड सभा होगी तो 1 वर्ष तक विलंब किया जा रहा है साधन में देखा तो जनता परिचित हो जाती है, जनता शांत रूप उसका विरोध कर देगी, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अतः मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि वास्तविक रूप में ना केवल, क्या कह रहा हूँ मैं, ना केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएँ, भाई दूसरे सदन की सार्थकता है और लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ब्रिटेन की जो संसद है उसका जो दूसरा सदन है लॉर्ड सभा, उसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसकी किन तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती हैं, ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।